Assalamualaikum class. I am here to present the presentation of organic chemistry. Course instructors are Atif Ali Altaf. My name is Aruj Fatma with roll number 5043 and my subtopic is dipole moment. Lecture content: definition, mathematical expression, units, dipole moment of organic compounds. Definition: the product of electric charge and the distance between the positive and negative centers is called dipole moment. इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिव दरमियान सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं उसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मतलब अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो उसमें एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रखने वाले एटम के दरमियान बना होगा। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और जो एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह मॉलिक्यूल में चार्जेस आएंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे। अब जो चार्जेस होगा उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्जेस के पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे मतलब चार्जेस को और डिस्टेंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड। अब डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है, इसकी डिग्री ऑफ पोलैरिटी के बारे में हमें बताता है। अब मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होती है वो उसको उस पर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। इनमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो पोलैरिटी पे डिपेंड करती हैं। तो अब पोलैरिटी किस तरह मेजर करते हैं वो हमें डाइपोल मोमेंट के बारे से पता चलेगा। मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई आर। इधर जो म्यू होता है उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। चार्जेस को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम क्यू मल्टीप्लाई डी भी लिख सकते हैं क्योंकि डी डिस्टेंस के इक्वल होता है। यूनिट्स: फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डी बाई और कॉलम मीटर। जो 1 डी बाई होता है उससे वो क्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻10 ESU। ESU जो होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और जो डी होता है वो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट यहाँ पे फाइंड करनी है तो क्यू मल्टीप्लाई आर होता है, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 को और 10⁻⁻8 को। जो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 10⁻⁸ ESU डॉट सेंटीमीटर। लेकिन एक तो भाई जो हम चार्जेस के लिए लेते हैं वो 10⁻⁻10 ESU होता है और डिस्टेंस जो होता है वो 10⁻⁻8 होता है। लेकिन 1D मतलब 1 डी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है जो कि 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 कूलम मीटर। चार्जेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। आमतौर पर जो हम एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज लेते हैं वो 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जब क्रिएट होता है तो मॉलिक्यूल के एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आता है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 100 pm होता है और pm को हम यहाँ पिकोमीटर कहते हैं। यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्जेस के दरमियान इनमें जो दरमियान है इनमें जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ मूव करेगा तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो पॉजिटिव होगा। अब जो यहाँ पर इस एग्जांपल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम 100 pm लेते हैं। मैथमेटिकली DM जो है होगा वो क्यू मल्टीप्लाई आर होगा और अब क्यू मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो हमने ली है उसे मल्टीप्लाई करेंगे
क्यू की वैल्यू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम और आर जो है वो हमारे पास 100 पिकोमीटर, और जैसा कि हम जानते हैं पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 के इक्वल होता है। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 160.2 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोमीटर में आएगा। जब हम पॉइंट को 0 और 2 के दरमियान जो पॉइंट है हम 1 और 6 के दरमियान पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू +2 आएगी। फिर जब हम -31 से +2 माइनस करेंगे तो 29 आएगा आंसर। अब जो हम जानते 1D की जो अब वैल्यू होती है वो होती है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻30 सेंटीमीटर। अब हमने एग्जांपल लिए इसलिए जो हमारी ये पीछे वैल्यू है इसको हम x के इक्वल करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब हम जो x की वैल्यू और d की वैल्यू उनको जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.480 मल्टीप्लाई 10⁻1। और जब हम 0.0 और 4 के दरमियान जो पॉइंट है उसको 4 और 8 के दरमियान पुट करेंगे तो माइनस में आएगी, फिर -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो वैल्यू एंड पे बचेगी वो 4.80 डिवाइड आएगा। अब डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायपोल मोमेंट क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। डायपोल मोमेंट जो है वो चार्ज सेपरेशन से होता है। और अब चार्ज सेपरेशन कैसे होती है और क्यों होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी जो 2 रीजंस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल चार्जेस। पहला पॉइंट सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल में अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रखने वाले एटम हैं जिनमें एक पार्शली पॉजिटिव और एक पार्शली नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे जिसपे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा और पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा। और जो दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल चार्जेस। फॉर्मल का मतलब होता है परमानेंट। इसमें जो होंगे वो परमानेंट एक एंड पे परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे परमानेंट नेगेटिव चार्जेस होगा। इन बोथ केसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मॉलिक्यूल हैज़ अ होल इज न्यूट्रल। अगर हम चार्जेस पार्शली पॉजिटिव चार्जेस होंगे और पार्शली नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इनका जो नेट चार्जेस होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर मॉलिक्यूल में हम पार्शली या फॉर्मल चार्जेस लेंगे तो ओवरऑल इनका जो नेट आएगा हमारे पास वो न्यूट्रल आएगा, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। जिस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। अब ये एग्जांपल है फर्स्ट वाली डाइक्लोरोमिथाइन। इसमें जो कार्बन है फर्स्ट वाले पे कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। इस एग्जांपल से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बारे में पता चलेगा। दूसरा जो है हमारे पास नाइट्रोजन वाली एग्जांपल है। इस पर फॉर्मल चार्जेस होगा, मतलब इन पर परमानेंट, पहले वाले पे जो थे वो पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। अब दूसरी वाली पर हम परमानेंट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लेंगे। जो नाइट्रोजन है इस पर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर परमानेंट नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब इस वाली एग्जांपल पे जो है वो इसका डीएम बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वैल्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें डायपोल मोमेंट ऑफ molecule is vectoral sum of the bond moments which are directional, and the direction of the overall dipole moment of the molecule is indicated by an arrow to the line joining the center of positive and negative charge। अच्छा, इसमें है जो डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टरल सम ऑफ
बॉन्ड मोमेंट्स होती है, यानी जो इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट है उनको जब जमा करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट आएगा, जो कि डायरेक्शनल क्वांटिटी है। नेट डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शनल क्वांटिटी, मतलब डायपोल मोमेंट को हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, और जो ओवरऑल जो डायरेक्शन होती है वो नेट डायपोल मोमेंट देता है। ये जो रेड एरो है ये हमें नेट डायपोल मोमेंट शो कराता है। फर्स्ट वाली एग्जांपल है HCl की। इसमें जो एरो है उसका जो हेड है वो इसको हम ऐसे इस एरो को ड्रा करेंगे कि ये ज़्यादा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, मतलब इसके जो टेल होगी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी, और जो उसका हेड होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी। रेड एरो, जैसा कि मैंने बताया, नेट डायपोल के बारे में हमें बताता है। और दूसरी एग्जांपल में भी यही है। जो ब्लू वाली एरो है ये हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, और जो प्रोडक्ट आएगा और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे नेट डायपोल होगा, और वो रेड वाले एरो से शो होगी। अब इस स्लाइड में आमतौर पर हमें इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट हमें नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि इनकी हमें अक्सर ज़रूरत नहीं होती। तो हम जो मॉलिक्यूल का ओवरऑल मोमेंट रखते हैं कि जिसमें ओवरऑल डायपोल मोमेंट होता है। अगर हमारे पास जो है दूसरे बॉन्ड्स हैं, इनकी बॉन्ड मोमेंट और डायपोल मोमेंट हमें पता हो तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बॉन्ड मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक किस्म के बॉन्ड कहीं पर भी किसी दूसरी मॉलिक्यूल में भी होंगे तो इसकी वैल्यू वही होती है जो एक मॉलिक्यूल हम ले रहे होते हैं, या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हम ले रहे होते हैं। इनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। वो एक्चुअली सेम तो नहीं होती, लेकिन रफली सेम होती है, मतलब एग्जैक्टली हम सेम नहीं कह सकते। अब एग्जांपल, जो डायपोल मोमेंट है टोल्यूइन का वो 0.43 dBi है, और जो डायपोल मोमेंट है नाइट्रोबेंजीन का वो 3.93 D है। अब इन दोनों ग्रुप्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये एक ही रिंग के ऊपर दोनों ग्रुप बनते हैं, जिसको हम पी नाइट्रोटोलीन कहते हैं। अब इनको जमा करेंगे तो जो आंसर आता है वो 4.36 आएगा, मतलब ट्यूलीन की डायपोल मोमेंट और नाइट्रोबेंजीन की जब डायपोल मोमेंट हम जमा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 4.36 dBi है। लेकिन जो नाइट्रोटोलीन की एक्चुअली डायपोल मोमेंट है उसका वो 4.39 है। अब जो हमने प्रिडिक्ट वैल्यू ली है वो बहुत ज़्यादा करीब है जो हम एक्चुअल वैल्यू। अब ये डायग्राम वही एक ट्यूलीन का मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोबेंजीन का। अब इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट पे CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इनमें रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन इस फर्स्ट वाले में रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन इस पर हाइपर कंजुगेशन हो गई। लेकिन इस लिहाज से अगर हम देखें तो हाइपर कंजुगेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो ये डोनेटिंग ग्रुप है CH3। वैसे अगर हम देखें तो ये इंडिकेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसमें अगर हम देखें तो डोनेट CH3 से बेंजीन की तरफ होता है, मतलब मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड होगा और टेल जो होगी वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा। अब जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन को, इसलिए इसकी मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होगी। NO2 सेकंड वाले NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। जो नाइट्रो ग्रुप है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रा करता है, मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसकी मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेंजीन से नाइट्रो ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। अब जो ये लास्ट वाले ये वही इनका प्रोडक्ट है, जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, इनको जमा करने से जो आता है। अब जो जमा करने से आएगा वो ये जो दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा।
इसमें दोनों ग्रुप एक ही रिंग पर आएंगे जो आपस में पैरा पोजीशन पर होंगे। Cl3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जबकि नाइट्रो जो इसमें वो नाइट्रो जो इसमें ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इनमें जो चार्ज सेपरेशन है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह है कि नेट डायपोल मोमेंट जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, मतलब चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगी और इसका जो आएगा नेट डायपोल मोमेंट वो ज़्यादा होगी। और प्रेडिक्ट जो वैल्यू हमारी डायपोल मोमेंट की वो 4.36 है और जो एक्चुअल वैल्यू 4.39 है, जो कि एक दूसरे के बहुत करीब है। बट सम टाइम आवर प्रिडिक्टिव वैल्यू इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। ये हर एक केस में नहीं होता कि हमारी जो हम प्रिडिक्ट वैल्यू करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से सेम हो, ये एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट भी होगी। इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे जिसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू कुछ और होगी और प्रिडिक्ट वैल्यू कुछ और होगी। जैसा कि पहले एग्जांपल में बताया कि समटाइम जब हमारे पास एक ही रिंग में दोनों ग्रुप आते हैं तो डायपोल मोमेंट को ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद नेट डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये हर एक केस में नहीं होगा। अब ये जो एग्जांपल है इसमें हम ये देखेंगे कि ये रूल के अगेंस्ट है। यहाँ पर हमारे पास ट्यूलिन है, इसमें मिथाइल फर्स्ट वाले में इसमें मिथाइल ग्रुप प्लस एम और प्लस आई होता है, तो एरो मिथाइल से बेंजीन की तरफ होगा। और सेकंड वाला जो OH है जो कि विद इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट तो अगर हम देखेंगे तो ये इंडिकेटर है, इंडक्टिव है। लेकिन जो रेजोनेंस के लिहाज से अगर हम देखें तो ये डोनेटिंग है। OH ग्रुप की बात हो रही है कि अगर हम इसे इंडक्टिव के लिहाज से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन रेजोनेंस के लिहाज से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो प्लस एम है फिनॉल में हमारे पास, ये फिनॉल क्या है, फिनॉल में हमारे पास जो डायपोल मोमेंट आती है वो 1.54 डी/। अब जो ग्रुप OH है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। अब जब एक ही रिंग में दोनों ग्रुप होंगे तो मिथाइल जो है वो प्लस एम फर्स्ट वाला प्लस एम प्लस आई ग्रुप है, जबकि OH ग्रुप जो है हमारे पास इसमें जो OH ग्रुप है उसमें माइनस आई वाला ग्रुप जो है वो इंडक्टिवली विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब वो माइनस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ मतलब लेता है। लेकिन अगर रेजोनेंस के लिहाज से हम देखें तो ये डोनेटिव ग्रुप है। अब लास्ट CH3 बेंजीन को इलेक्ट्रॉन 13 है, लास्ट वाले में जब हम दोनों को जमा करेंगे तो एक ही रिंग में दोनों ग्रुप अटैच हो जाएंगे। CH बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OH जो है वो इंडक्टिवली तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन अगर रेजोनेंस के लिहाज से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये वही बात रिपीट हो रही है। ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है OH के लिहाज से इंक्रीज़ होगी जब दोनों ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो चार्ज सेपरेशन जो इंक्रीज़ होगी। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो जो चार्ज सेपरेशन इनमें होगा वो कम हो जाएगा। नाइट्रो वाले एग्जांपल में चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें जो है ये वाली एग्जांपल में इसमें चार्ज सेपरेशन कम होगी। इसमें कम होने की वजह जो है वो OH का जो इफ़ेक्ट है 1+m जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से। इसमें जो प्रिडिक्ट वैल्यू वो 1.97 है डी/, जबकि जो एक्चुअल वैल्यू वो 1.54 डी/, है। मतलब इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जो है एक्चुअल वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट वैल्यू से बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप में दो फैक्ट हैं, एक +m वाला और एक -m वाला, जिसकी वजह से इसमें जो हम नेट डायपोल मोमेंट लेंगे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट आएगा। आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ कार्बन चेंज विद हाइब्रिडाइजेशन। जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से चेंज होती है।
क्योंकि हमें जैसे पता है कि sp जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद sp इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, क्योंकि इनमें जो s करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। sp में 50 होगा, sp2 में, sp3 में ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब चेंज होगा तो इसमें डायपोल मोमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करती है, इसलिए जब एक चीज़ चेंज होगी दूसरी खुद चेंज होगी। Therefore, dipole moment also depend upon the type of hybridization in carbon. कार्बन में जो डायपोल मोमेंट है वो हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। अब मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो डायपोल मोमेंट पे भी डिपेंड करती है। अब जो फर्स्ट वाली डायग्राम है ये ट्रांस है 1,2 डाइक्लोरोथेन की। इसमें जो है कुछ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसे बनी होती है, जो फर्स्ट वाले इसकी ज्योमेट्री ऐसे बनी होती है कि इनमें बॉन्ड जो होते हैं वो ऑपोजिट आ रहे होते हैं। अगर ऑपोजिट आएंगे तो इनमें नेट डायपोल मोमेंट जो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट आते हैं, जो चीज़ ऑपोजिट होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। क्लोरीन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और दूसरा जो नीचे वाला क्लोरीन और कार्बन के दरमियान बनेगा, लेकिन ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा वो ज़ीरो डबे आएगा। जबकि ये जो दूसरी है ये सिस है 1,2 डाइक्लोरोथेन, इसमें कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा या डायपोल मोमेंट होगी वो एक दूसरे से ऑपोजिट तो नहीं होगी, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे और इसमें जो डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट है वो 1.90 डबे होगा, क्योंकि ये इनका जो दोनों का जो बॉन्ड बनेगा वो एक दूसरे में जमा होगा और जब जो एक जमा चीज़ होगी तो वो इंक्रीज़ कर जाएगी, इसलिए इसमें जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 1.90 डबे आएगा। अब लास्ट, अब फर्स्ट है CH3F फ्लोरोमीथाइन, इसमें जो डायपोल मोमेंट है वो 1.82 है। अब अगर यहाँ मीथेन होता तो डायपोल मोमेंट बहुत कम होता, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ये इतना कम होता है, इसको हम ना होने के बराबर करते हैं। लेकिन फ्लोरीन जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए इसके जो CH3F की डायपोल मोमेंट होगी 1.82 होगी। इसी तरह CH3Cl की जो डायपोल मोमेंट होती है वो 1.87 है। यहाँ पर ये याद हम रखना है कि डायपोल मोमेंट हमेशा वो होती है जो प्रोडक्ट होता है चार्जेस का और डिस्टेंस का। डिस्टेंस जो है वो भी मैटर करता है और जो चार्जेस हैं वो भी मैटर करते हैं, और जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये सारे CH3Cl की 1.87 है, CH3NO2 की 3.50 है। अब ये CH3 थ्राइस N और O, जो N पे पॉजिटिव है और O पे नेगेटिव है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके मैंने बताया था कि N पर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज और O पर परमानेंट नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह फिर CH3I की 1.64 है और NH3 की 1.50।